तो हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जैसे मैं अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सब कुछ यहाँ डॉक्यूमेंट करूँगा। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीडियो। सो आज हमारा अपर बॉडी सेशन है, बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्सरसाइजेस आई विल जस्ट टॉक अबाउट चेस्ट, क्योंकि मैं स्टार्ट भी चेस्ट से कर रहा हूँ तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं चेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बहुत से ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि चेस्ट में 3 पार्ट होते हैं, अपर मिडिल लोअर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी चेस्ट में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर, दैट्स इट। अभी हमारा सेकंड वार्म अप सेट होने वाला है, जिसमें जो मैं वेट लेता हूँ उससे 75 टू 80% वेट ये है। उससे मैं 1 या 2 रैप निकालूंगा, बस ये मेरा वार्म अप हो जाएगा। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं स्किनी वेट हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं है और बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं है। तो मैं कट क्यों कर रहा हूँ? मैं अभी जैसे कट पे हूँ, मैं 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ लास्ट 2 महीने से। तो मैं कट पे क्यों हूँ? मैं बल्क क्यों नहीं कर रहा, मसल मास बिल्ड क्यों नहीं कर रहा? तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी मैं एक्सरसाइज लगा लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स इट। ये मेरे 2 वार्म अप सेट कंप्लीट हो गए। अब मैं डायरेक्ट अपने वर्किंग सेट पे जाऊंगा और मैं 2 वर्किंग सेट लूंगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभी मैं जैसे कट पे चल रहा हूँ तो मुझे रिकवरी भी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा वॉल्यूम पे नहीं जाना, मुझे क्वालिटी सेट ढूंढने जहाँ पे मैं अपनी रिकवरी। अब इसमें देखना, मेरी एल्बो टक रहेगी, मेरे पाँव जो है वो ज़मीन पे प्लेस रहेंगे ताकि मुझे लेग ड्राइव मिले। तो मैं पूरा स्टेबल रहूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पाँव को हिलाऊंगा बार बार या कहीं शरीर से जोड़ने की कोशिश करूँगा। नहीं, मेरा पूरा जोर आना चाहिए, वो चेस्ट से आना चाहिए। चेस्ट की एक्सरसाइज है। और एक और चीज़ कि इंक्लाइन प्रेस करते वक्त कभी भी आपके बैक में आर्क नहीं रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये करो, नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही आप इंक्लाइन पे आते हो, आर्क करते हो, तो आपकी जो वो मूवमेंट है वो फ्लैट मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि आपने आर्क कर लिया। तो अब आप जब जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो मूवमेंट कर रहे हो, वो आपकी फिर लोअर और मिडिल चेस्ट को बायस कर रही है। जैसे मिडिल चेस्ट मैंने बताया होता नहीं, सॉरी, बट स्टिल कि हमारे लोअर पार्ट को बायस कर रही है। तो हमें आर्क नहीं करना है। तो अभी हमसे 4 और 4.5 रेप निकली, जो मैटर नहीं करती, क्योंकि 4 रेप निकालनी बहुत है। ये हमारा फेलियर था। जितनी मैकेनिकल टेंशन आ रही थी वो आ गई है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप 4 रेप निकालते हो या 14। फर्क इससे पड़ता है कि आप फेलियर कब अचीव कर रहे हो। अब हम लोग 14 से 24 वाली रेप रेंज में क्यों नहीं जाते, कि 12 से ऊपर क्यों नहीं जाते? मोस्टली आपने सुना होगा कि लोग 12 तक आते हैं, 12 के ऊपर रेप नहीं लेते, 15 तक आते हैं मैक्स, उसके ऊपर रेप नहीं लेते। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मान लिया आपका फेलियर आएगा 15वीं 16वीं रेप में, तो आप हर सेट में 15-16 रेप तो करने से रहे, तो मतलब नहीं उस चीज़ का। तब मुझे ऑलमोस्ट 1 मिनट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस जाऊंगा और वापस सेट लगाने लग जाऊंगा, नहीं। रेस्ट पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी मसल वापस रेडी होनी चाहिए। अब रेस्ट पीरियड डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपको कितना टाइम लगता है आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी या कार्डियोवैस्कुलर जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको वापस नॉर्मल होने में। तो जैसे मुझे लगते हैं 2 से 3 मिनट, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट टाइम है। 2 से 3 मिनट में मैं वापस रेडी हो जाता हूँ दूसरा सेट के लिए। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड के बाद वो वापस सेट लेते हैं। नहीं, उसका बहुत बुरी चीज़ है वो, क्योंकि आपकी मसल रेडी नहीं होती, फिर वो उतना अपना बेस्ट नहीं दे पाते सेकंड सेट में। और अगर आप फर्स्ट सेट करने के बाद में सेकंड सेट में फर्स्ट सेट ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट सेट अच्छा नहीं था। तो इस चीज़ का मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट सेट करने के 30 से 40 सेकंड बाद में जाके वापस सेकंड सेट कर लो, नहीं। आप रेस्ट लो, पानी वानी पियो, अपनी मसल को वापस रेडी होने दो, फिर आप नेक्स्ट सेट लेना।
अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी चेस्ट में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, अपर लोअर, दैट्स इट। आपको पूरी चेस्ट टारगेट करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को जिम में देखता हूँ कि वो 4 से 5 एक्सरसाइज देते हैं पर मसल ग्रुप, चाहे वो चेस्ट हो, बैक हो, कोई भी हो, कोई भी मसल ग्रुप हो, 4 से 5 एक्सरसाइज देते हैं। नहीं, आपको इतनी एक्सरसाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट के लिए 2 से 3 मूवमेंट मोर देन इनफ है। अब मेरी जो पहली मूवमेंट है इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस, उसके बाद में एक बटरफ्लाई लूंगा जो कि हम पैक्डेक फ्लाई बोलते हैं, फ्लाई मूवमेंट, एंड लास्ट में एक सेट लूंगा डिप्स का, जो कि मेरे लोअर चेस्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करेगी, लोअर चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करेगी। बस इसके अलावा मैं और कोई मूवमेंट नहीं लूंगा चेस्ट की, क्योंकि ये मोर देन इनफ है। अब मेरा दूसरा सेट है। अब आपने देखा होगा कि मैंने वेट कम कर दिया है, क्यों? फर्स्ट सेट में मेरे से 4 रैप निकले। अगर मैं सेम वेट से लगाऊंगा तो हो सकता है मेरे से 2 या 3 रैप निकले, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे मिनिमम 5 से 6 रैप चाहिए अब इस वाले सेट में। तो मैं वेट कम करूंगा और कोशिश करूंगा कि 5 से 6 रैप निकल जाए, और ज़्यादा निकले अच्छी बात है। तो हमें जो 5 रैप चाहिए थी वो 5 रैप निकल गई है, और ऑलमोस्ट फेलियर था। इसके बाद में शायद एक रैप और निकाल सकता था। तो मुझे पता नहीं है कि निकल जाती है नहीं निकलती, हो सकता है निकल जाती, हो सकता है नहीं निकलती। तो 5 रैप ऑलमोस्ट फेलियर है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे लिए, मसल बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे वो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा अपर बॉडी सेशन है, तो इसके बाद मैं करने वाला हूँ बैक की एक्सरसाइज। बट मैं वो उसके लिए आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जब नेक्स्ट वीडियो अपर सेशन होगा तब मैं आपको बैक के बारे में बताऊँगा। फिलहाल आज हम सिर्फ चेस्ट के बारे में बात करेंगे। चेस्ट की इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब जब मैं बैक डेक फ्लाई करूँगा तब मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वो मूवमेंट कैसे परफॉर्म करनी है, आपकी मतलब बॉडी पोजीशन क्या होनी चाहिए, और एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट दैट एक्सरसाइज। ओके, so our second exercise is back deck fly. As I told you that you only need 2 or 3 exercises for whole chest, one pressing movement, one flying movement, that is more than enough. So we did incline smooth machine press. Now we are shifting to back deck fly. Now you can do fly on this machine or on cable, that's up to you. सो 4 रैप निकली इसमें हमारी। अब आपने फॉर्म पे ध्यान दिया होगा कि मुझे ऐसे नहीं होना है आगे ले जाता, ये नहीं करना है, मुझे अपराइट रहना है। So this is a third exercise for chest, lower dips. I mean dips, weighted dips for lower chest. आप बॉडी वेट से स्टार्ट करना और धीरे धीरे प्रोग्रेशन करना, क्योंकि प्रोग्रेसिव और लोअर मसल बिल्डिंग की सबसे बड़ी की है। तो अभी जैसे मैं 10 किलो से कर रहा हूँ, मैंने बॉडी वेट से स्टार्ट किया था। जब तक मेरे से 8-9 नहीं निकल गई बॉडी वेट पे, तब तक मैंने वेट नहीं बढ़ाया। अब जैसे मेरे से जैसे जैसे निकलती जा रही है, पिछली बार मेरे 7.5 पे 9 निकली थी, तो आज मैंने 10 किलो वेट लिया है। तो अब परफॉर्म करते हैं, इसका मैं एक ही सेट परफॉर्म करूँगा।
तो हमारा वर्कआउट खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि मैं कट क्यों कर रहा हूँ, बल्क क्यों नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बॉडी कंपोजिशन क्या है। लाइक मैं स्किनी फैट हूँ, तो मेरे शरीर पे मसल मास कम है बट फैट है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके एब्स विजिबल है या नहीं है। ठीक है। अब जैसे मेरे एब्स विजिबल नहीं थे, मीन्स मेरे बॉडी पे ऑलरेडी एक फैट परसेंटेज है, मतलब कि इतना फैट है कि मैं अगर और बल्क करूंगा तो वो फैट बढ़ता जाएगा और मसल मास कम होगा। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले उस फैट को कम करना है, तो मैं कट करूंगा। अब मैंने सब यही किया। मैं लास्ट 2 महीने से कट कर रहा हूँ। मैं लास्ट 2 महीने से 1500 कैलोरीज पे हूँ। वीक में 3 बार हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहा हूँ। रोज अराउंड 15,000 स्टेप्स चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो फैट कम करना है। ठीक है, मैं पतला हो जाऊंगा, मैं पतला दिखूंगा, ओहो मेरा वेट नीचे जाएगा, बट हमें वेट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। हमें सबसे पहले हमारा जो मसल मास ऑलरेडी है शरीर पे, उसको लेके आना है बाहर। क्योंकि अभी जो आप देखोगे तो फैट के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है। अभी जो दिख रहा है मेरा, ठीक है, थोड़े बहुत दिन में 2 महीने की जो कटिंग हुई है उसकी वजह से बाहर आ रहा है। ठीक। तो उस चीज को लाने के लिए मुझे 2 महीने का कट करना पड़ा है। अगर मैं 2 महीने का बल्क करता तो ये जो दिखता है, ठीक है, मैं मेरे शायद टी शर्ट टाइट हो जाती, बट वो सारा फैट होता। मसल मास बनता बट मोस्टली फैट होता। तो मुझे और फैट क्यों गेन करना है जब ऑलरेडी मेरे पास फैट है। मेरे एब्स शो नहीं हो रहे, मीन्स मेरे पास ऑलरेडी एक हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट है। तो मुझे बल्क करने की जरूरत नहीं है, मुझे कट करना है। तो मैंने 2 महीने कट किया, अभी मैं 1 महीना और कट करूंगा। जैसे ही मेरे एब्स शो होने लग जाएंगे, लोअर बेली से फैट चला जाएगा, लव हैंडल से फैट चला जाएगा, बैक से फैट चला जाएगा, मैं तब बल्क करूंगा और मैं लीन बल्क करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि लीन बल्क होगा तो फैट नहीं आएगा, आएगा। ठीक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सरप्लस में खा रहे हो और आपके पास फैट ना आए, नहीं, फैट आएगा। बट यहाँ वहाँ ये चीज होगी कि मेरे पास जो फैट परसेंटेज होगा 3 महीने की कट के बाद में, वो बहुत कम होगा। मेरे एब्स विजिबल होंगे, मेरे वेंस विजिबल होगी, बहुत सी जगह से, जैसे लव हैंडल से फैट खत्म हो चुका होगा। तो मैं जब बल्क करूंगा तो वो जब फैट आएगा वो इतना नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं ऑलरेडी, जैसे जब मैंने कट चालू किया था मैं 65 किलो का था, तो अगर मैं उस समय बल्क चालू करता, मैं ऑलरेडी 65 किलो का था, मैं 70 तक ले जाके बल्क कर लेता, बट उसमें मोस्टली तो फैट होता। और जब मैं कट करता तो फैट चला जाता और साथ में मसल मास भी चला जाता। क्योंकि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% मसल मास रिटेन करो कट के टाइम पे। आपका मसल मास गिरता है। आप चाहे जितना रिसर्च कर लो, आप चाहे जितने इन्फ्लुएंसर्स की बात सुन लो कि नहीं 100% मसल मास रिटेन रहता है, नहीं होता। 90% होगा, 95% होगा, 5% भी जाएगा पर जाएगा जरूर। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उस फैट परसेंटेज को गिराते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर मेरे एब्स विजिबल होते हैं 65 किलोज पे, कि मेरा मेरा वेट 65 kg था, मेरे एब्स विजिबल थे, तो मैं वहाँ कट नहीं करता, मैं वहाँ बल्क करता। और वहाँ बल्क करता तो मैं लीन बल्क करता, मैं सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालता। अब आप लोग इंटरनेट पे जाके सर्च करके बहुत सी वेबसाइट से जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी दिखाती है, वो एक आइडिया है, वो आपकी प्रॉपर मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है। वो सिर्फ आपको एक आइडिया देती है। अब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 65 kgs पे 2300 थी, 2300 कैलोरीज। अब पर वो मेरी मेंटेनेंस सिर्फ शो हो रही थी। एक्चुअल मेंटेनेंस जो थी वो थी 2100। अब वो कैसे पता लगा? मैंने 7 दिन तक 2300 खाए, 2300 कैलोरीज ली 7 दिन तक। उसमें मुझे ये देखना था कि मेरा वेट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अगर मेरा वेट अप जा रहा है मीन्स ये सरप्लस है, अगर डाउन जा रहा है तो मीन्स ये डेफिसिट पे है। उसके बाद मैं 100 या 200 कैलोरीज कम करके देखता, तो मुझे पता लगता कि ये मेरी डाउन मेंटेनेंस है या नहीं है। तो मुझे 2300 पे 7 डेज तक मेरा वेट अप रहा, तो मुझे पता लग गया कि ये सरप्लस है। मैंने 200 कैलोरी डाउन की। नेक्स्ट पूरे 7 दिन के लिए देखा कि अब मेरा वेट डाउन जा रहा है नहीं जा रहा है, तो मेरा वेट मेंटेनेंस पे था, जो सेम एक वीक से दूसरे वीक तक सेम रहा। तो मुझे पता लग गया कि 2100 मेरी मेंटेनेंस है। उसके बाद मैंने उसमें से 500 कैलोरीज का डेफिसिट लिया और मैं 1600 कैलोरीज पे गया नेक्स्ट वीक से, जो मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था। अपनी कटिंग जो स्टार्ट की थी 2 महीने पहले, वो मैंने 500 कैलोरी डेफिसिट पे की थी। अब बहुत से सोचेंगे कि यार 500 कैलोरी डेफिसिट एक बहुत बड़ा डेफिसिट है।
आपकी स्ट्रेंथ गिर जाएगी, आपका मसल मास गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, आपका वर्कआउट प्रोग्राम, जो वर्कआउट रूटीन है वो प्रॉपर है, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो, इनफ प्रोटीन ले रहे हो, इनफ कार्ब्स ले रहे हो, हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट ले रहे हो, तो मसल मास नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा। आई मीन जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 100% मसल मास रिटेन करो, नहीं। 95% हो सकता है, 5% जाए तो जाएगा, बट आप उस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हो एक प्रॉपर प्रोग्राम से। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 65 से जब मैंने एक वीक अपनी मेंटेनेंस कैलोरी चेक करी, तो उसके बाद मैंने 500 की डेफिसिट ली, 1600 पे आया। मैंने साथ में 12,000 स्टेप्स स्टार्ट करना शुरू कर दिए कि मैं एवरी डे 12,000 स्टेप्स करूँगा ही करूँगा। वो स्टेप्स करने के बाद जो नेक्स्ट वीक मेरा वेट था, उसका मैंने एवरेज निकाला और मुझे पता लगा कि मैं 0.5 100 ग्राम कर रहा हूँ, लूज़ कर रहा हूँ, मतलब 500 ग्राम लूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 500 ग्राम लूज़ करने के बाद मुझे पता लग गया कि मैं अब डेफिसिट में हूँ। अब जो प्रोटीन अमाउंट था वो था मेरे वेट का डबल। मेरा वेट था 64 उस समय, एक एक सप्ताह बाद में 64.5। तो मैंने जो प्रोटीन अमाउंट लिया वो लिया था अराउंड 125 ग्राम, 125 ग्राम। उसमें 40 ग्राम फैट थे और जो रेस्ट अमाउंट था वो कार्ब्स था। अब मैंने कार्ब्स को सिर्फ दो जगह डिवाइड किया, एक वर्कआउट से पहले, एक वर्कआउट के बाद। वर्कआउट से पहले ताकि मुझे एनर्जी मिले, वर्कआउट के बाद ताकि जो भी एनर्जी मेरी डिप्लीट हुई है जिम में वो रिकवर हो सके। और प्रोटीन मैंने 3 से 4 मील में डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा सबसे ये रहा कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं लूज़ करनी पड़ी, इतना मेरा मसल मास नहीं गया, क्योंकि एक प्रॉपर डाइट थी, एक प्रॉपर रूटीन था, एक प्रॉपर वर्कआउट प्रोग्राम था मेरे पास में। सो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, आप जैसे जो मेरे बिगनर भाई हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, या जिन्होंने 2-3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए स्टार्ट कर दिया है, जो अभी तक ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अपना वर्कआउट कैसे प्रोग्राम करें, हम अपनी डाइट कैसे प्लान करें, या कौन सी एक्सरसाइज चूज़ करें, क्योंकि एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका वर्कआउट रूटीन होना, आपका वर्कआउट प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप एक ही पार्ट की 6-6 एक्सरसाइज लगा रहे हो और नेक्स्ट सेशन पे सेम पार्ट के लिए आपका जो चेस्ट या जो आपकी वो मसल है वो ऑलरेडी सोर है, तो रिकवरी तो हुई नहीं, क्योंकि रिकवरी बहुत ज़रूरी है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।